पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, केंद्र के साथ साथ में राज्य में भी। लेकिन चौथे आम चुनाव राज्य में कांग्रेस को कम बहुमत मिला। बहुमत तो कम मिला, लेकिन सरकार अभी भी केंद्र में कांग्रेस की थी। राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। केरल, ओडिशा और तमिलनाडु में बहुत ही कम सीटें मिली। और यहीं से शुरू होती है इंडियन पॉलिटिक्स में गठबंधन की राजनीति की। छठे आम चुनाव में 1977 में कांग्रेस की पहली बार हार हुई और बहुमत नहीं मिला। 5 पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण किया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। ये कोई गठबंधन की सरकार नहीं थी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन इसके अंदर सिचुएशन गठबंधन की जैसी ही थी। इंडियन एक्सप्रेस में कुलदीप नायर ने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था। 2 साल बाद में सरकार गिर गई और जनता पार्टी भी टूट गई। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के भारी समर्थन से सरकार बनी। लेकिन कुछ समय बाद में कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद में नए इलेक्शन करवाने पड़े। 1980 के इलेक्शन के बाद में 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही बिना किसी गठबंधन के। लेकिन दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें 2 विरोधी विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टी थी। एक तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी वामपंथी दल। लेकिन अक्टूबर 1989 को बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद में जो जनता पार्टी टूटी थी, उसमें से एक नई पार्टी बनी थी, समाजवादी जनता पार्टी। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के भारी समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ समय बाद ही अपना समर्थन वापस ले लिया। आखिरकार चंद्रशेखर को 6 मार्च 1991 को त्याग पत्र देना पड़ा। 10वें लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ समय तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन 11वें लोकसभा इलेक्शन के बाद में ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि कोई एक पार्टी सरकार बना सके। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होने के कारण बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अकाली दल, शिवसेना, हरियाणा विकास पार्टी के साथ में मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई, जो केवल 13 दिन ही चल सकी। इसके बाद में कांग्रेस के भारी समर्थन से एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी। लेकिन कुछ समय बाद में कांग्रेस ने शर्त रखी कि प्रधानमंत्री को चेंज किया जाएगा और 10 महीनों के भीतर भीतर प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जगह इंद्र कुमार गुजराल को बनाया। 1998 को 12 जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें किसी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को इन्वाइट किया गया। 18 पार्टियों ने मिलकर के एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर के गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। फिर 13वें लोकसभा इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें 20 से भी अधिक पार्टी थी। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2004 को समाप्त होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही फरवरी 2004 को ही लोकसभा भंग कर दी। 14वें लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की स्थिति इंप्रूवमेंट हुई और चेहरा सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो कि एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाकर के गठबंधन की सरकार बनी। अगले 15वें लोकसभा इलेक्शन में भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, यूपीए की गठबंधन की सरकार बनी। 2014 का 16वां लोकसभा इलेक्शन 2 मेन गठबंधनों के बीच में हुआ, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए। लेकिन इस बार रिजल्ट कुछ और रहा। बीजेपी को मिला बहुमत। 1984 के बाद में पहली बार हुआ जब किसी एक पार्टी को बहुमत मिला, और ऐसी ही कुछ सिचुएशन 2019 को रही। बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन सरकार एनडीए गठबंधन की बनी। बेसिकली 2 प्रकार से गठबंधन होता है, एक तो सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, और दूसरा है चुनाव से पहले। गठबंधन में एक पार्टी मेन होती है। एनडीए का ही एग्जांपल ले लो, एनडीए का नेतृत्व बीजेपी के पास में है और यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस के पास में है। देखिए, गठबंधन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी प्रकार से सत्ता में आ सके। इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनफैक्ट अपनी आइडियोलॉजी को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, जबकि इनकी विचारधारा अलग है। शिवसेना की विचारधारा हिंदुत्व है। इनफैक्ट शिवसेना की विचारधारा बीजेपी के साथ में मेल खाती है, क्योंकि दोनों की विचारधारा हिंदुत्व है। गठबंधन में पार्टी और आइडियोलॉजी ज्यादा काम नहीं करती हैं, इसमें बस चेहरा काम करता है। जनता दल का बीजेपी के साथ में गठबंधन था, लेकिन जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा रखा तो जनता दल ने गठबंधन तोड़ दिया। इससे पहले भी हमने 1997 में देखा था कि एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने बाद में शर्त रख दी कि प्रधानमंत्री को चेंज किया जाएगा और 10 महीनों के भीतर भीतर एचडी देवगौड़ा की जगह नए प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को बनाए। और ये चीजें न केवल बड़े गठबंधन में होती हैं, बल्कि छोटे छोटे गठबंधन में भी आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। गठबंधन में स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये चीजें शायद हमको शॉकिंग भी नहीं लगे, क्योंकि ये चीजें हम देखते हैं कि एक नेता ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जहां पर पार्टी की अदला बदली हो सकती है, तो वहां पर गठबंधन की तो शायद नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं गठबंधन की राजनीति के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज तो यही है कि शासन निरंकुश नहीं हो सकता है।
जहां पर एक दल की सरकार होगी तो प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, वहीं यदि गठबंधन की सरकार होगी तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री उतना पावरफुल नहीं होगा और जो भी वो निर्णय लेगा उसमें दूसरी पार्टी की जो भी विचारधारा आइडियोलॉजी होगी उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। और दूसरा एडवांटेज है, अधिक टैलेंटेड लोग देखने को मिलता है, क्योंकि यदि एक पार्टी की सरकार हो तो मंत्रिपरिषद बनाने के लिए उसमें से ही मंत्री लेने पड़ते हैं। यदि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की गठबंधन की सरकार हो तो ऑप्शन भी बहुत अधिक होंगे और जहां पर अधिक ऑप्शन होंगे वहां पर और अधिक टैलेंटेड लोग होंगे और लोगों का समर्थन भी अधिक होगा। एक पार्टी को जितने लोगों ने सपोर्ट किया है, 2-3 पार्टियों को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या ऑफकोर्स अधिक होगी। गठबंधन से एक पावरफुल अपोजिशन बिल्ड होता है। सत्ता में जो पार्टी है उसका विरोध करने वाली यदि एक पार्टी की जगह बहुत सारी पार्टीज हैं तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होगा। जब यूपीए की सरकार थी तो एनडीए में जितनी भी पार्टीज थी वो घोर विरोध और क्रिटिसाइज करती थी। अब जब एनडीए की गवर्नमेंट है तो यूपीए में जितनी भी पार्टीज है वो क्रिटिसाइज करती है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। गठबंधन की राजनीति की डिसएडवांटेज की बात करें तो कमजोर सरकार होती है, नो डाउट, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे तो ऑफकोर्स कमजोर सरकार होगी। इसके साथ साथ में अस्थायी सरकार होगी। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी पार्टी यदि गठबंधन करती है तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता में आने के लिए, मतलब कि खुद के लाभ या हानि के लिए। जब उसे लगता है कि इस गठबंधन में मेरा अब ज्यादा फायदा नहीं है तो वो अपना समर्थन वापस ले लेती है और सरकार गिर जाती है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि अलग अलग विचारधारा वाले मंत्रियों का एक साथ में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और कई बार ये मतभेद सामने खुलकर भी आते हैं। सरकार को दबाव में काम करना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं तो उनके अनुसार काम करना पड़ता है। क्षेत्रीय जो पार्टी है वो अपना हित चाहती है, इस कारण से कई बार तो राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान होता है। गठबंधन में निरंकुश शासन नहीं होना तो चले अच्छी बात है, जिसकी हमने एडवांटेज के बारे में बात की, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार प्रधानमंत्री की पावर बहुत ही कम रह जाती है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ममता बनर्जी ने कई बार दबाव डाला। सरकार किसी एक नीति पर स्पष्ट काम भी नहीं कर सकती है। इसके पीछे का रीजन भी ये है कि अलग अलग पार्टी होने के कारण उनके अलग अलग विचारधारा और आइडियोलॉजी है। अगला इसका डिसएडवांटेज ये है कि छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब गठबंधन होता है तो सभी पार्टीज में से मंत्री पद दिया जाता है और मंत्री उन्हें ही बनाया जाता है जो टॉप के लीडर होंगे। तो बाकी नेता क्या करेंगे, वो फिर अपनी अलग पार्टी शुरू कर देंगे। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी शुरू हो जाएगी जो कि आगे चल के गठबंधन करेगी। जैसे हमने डिसएडवांटेज के बारे में बात की वो और अधिक देखने को मिलेगी। वैसे आपको क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगता है? जब से इंडियन पॉलिटिक्स में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है तब से ये एक हिस्सा बन चुकी है और आगे भी रहेगी।